चलिए आगे बढ़ेंगे, बात महाराष्ट्र की करेंगे क्योंकि महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव को लेकर तैयारियां इस वक्त तेज हो चुकी हैं। बीजेपी और शिवसेना के बीच सीट बंटवारा फाइनल हो गया है। कई जगह पर सीट बंटवारे को लेकर राजनीतिक दलों में खींचतान जारी है। अमरावती में कांग्रेस ठाकरे गुट का गठबंधन, वहीं नासिक में महायुति के बीच में मतभेद सामने आए हैं। इसी बीच सोलापुर में शरद पवार गुट ने पहली सूची जारी कर दी है और कई शहरों में पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग और गठबंधन पर मंथन लगातार चल रहा है। तो महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ यानी कि भारतीय जनता पार्टी बीएमसी चुनाव में 137, जबकि शिवसेना की बात करें तो 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली है और दोनों दलों के बीच में समझौता होने के साथ ही बीएमसी को लेकर महायुति की तस्वीर एकदम पानी की तरह साफ है। वहीं बीजेपी ने उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची भी यहां जारी कर दी है, जिसमें कुल 68 नाम शामिल किए गए हैं और साथ ही बीजेपी ने किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया को भी टिकट दे दिया है। सीटों का पेच हल होने के बाद आज बीजेपी शिवसेना के उम्मीदवार नामांकन भी अपना दाखिल करने वाले हैं। तो महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बड़ा सियासी फेरबदल देखा जा सकता है। तो वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने बीएमसी चुनाव के लिए सोमवार को 27 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी, जिसके साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि से एक दिन पहले कुल उम्मीदवारों की संख्या बढ़कर 64 हो गई। आपको बता दें, बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की सहयोगी होने के बावजूद एनसीपी अलग से चुनाव लड़ रही है। तो वहीं महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनावों में राज्य की राजनीति में जबरदस्त हलचल मचा दी है, जहां एक तरफ राज्य स्तर पर सत्तारूढ़ महायुति बीजेपी और शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के बीच में मुकाबला माना जा रहा था। वहीं नगर निगम चुनावों में इन गठबंधनों की एकता को हिलाकर रख दिया। इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच में पिपरी, चिंचवड़ और नगर निगम में पवार परिवार का एक साथ आना सिर्फ स्थानीय समीकरण नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति तक इसका असर डालने वाला संकेत इसे माना जाता है। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में पवार परिवार के राजनीतिक गढ़ ये माने जाते रहे हैं और ऐसे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने नगर निगम चुनावों के लिए नई रणनीति पर यहां काम करना शुरू कर दिया है। वैचारिक स्तर पर भले ही वो महायुति में हों, लेकिन कई मुद्दों पर उनकी सोच बीजेपी और शिवसेना यानी कि शिंदे गुट की शिवसेना से हमेशा से अलग ही रही है। तो क्या शरद पवार की एनडीए में एंट्री के ये संकेत हैं, ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा इस समय हाई है। ठाकरे ब्रदर्स के बाद एक होने की राह पर अब पवार परिवार भी दिखाई दे रहा है। पिपरी चिंचवड़ निकाय चुनाव में साथ आने के पीछे की कहानी 2 हफ्ते पहले शुरू हो चुकी थी। शरद पवार के साथ चुनाव लड़ने का अजीत पवार ने कुछ दिन पहले संकेत दे दिया था। सबसे पहले उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के साथ में संवाद का रास्ता चुना। सूत्रों के मुताबिक बीते कुछ हफ्तों में शरद पवार गुट के कई अहम नेता बंद कमरे में अजीत पवार से लगातार मुलाकात करते रहे। इन बैठकों के बाद में पिपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनाव के लिए दोनों गुटों में एक साथ एक पन्ने पर सहमति बनी। यहां तक कि पुणे नगर निगम को लेकर बातचीत जारी होने की जानकारी भी यहां सामने आई और कल बारामती में अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात को इस पूरे घटनाक्रम का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। उसी दिन बाद में एक रैली में पिंपरी चिंचवड़ के लिए गठबंधन का औपचारिक ऐलान हुआ। रैली में अजीत पवार ने साफ शब्दों में कहा कि पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनाव के लिए घड़ी और तुतारी एक साथ आई है, परिवार एकजुट हो गया है। यह बयान सिर्फ नगर निगम चुनाव तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि इसे राजनीतिक निहितार्थ कहीं बड़े माने जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में कौन कब किस तरफ से खेलता है ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। महाराष्ट्र की राजनीति आईपीएल की प्लेयरों की तरह हो चुकी है। आज किस टीम की तरफ से और कल किस टीम की तरफ से खेलने लगे। जहां एक तरफ बीजेपी ने बीएमसी की सीटों के लिए हिसाब बिठा लिया, लेकिन पुणे के लिए अभी भी खींचतान लगातार जारी है। 165 सीटों वाली पुणे महानगर पालिका के आगामी चुनाव में महायुति गठबंधन के सहयोगी बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के बीच में सीट बंटवारे को लेकर तनाव बना है। बीजेपी द्वारा शिंदे गुट को मात्र 15 से 16 सीटों का प्रस्ताव दिए जाने से नाराजगी है, जबकि शिवसेना 25 सीटों की मांग पर अड़ गई है। इसी मुद्दे पर अंतिम चर्चा की जिम्मेदारी शिंदे गुट के मंत्री उदय सामंत को सौंप दी गई है, जो आज पुणे पहुंचकर स्थानीय बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। और इसी बीच में शिंदे गुट के स्थानीय नेताओं ने अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी भी तेज कर दी है, क्योंकि आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है और गठबंधन पर सहमति नहीं बन पाई है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में चल रही खींचतान के लिए इस समय हमारी सहयोगी यानी कि पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। अदिति, जिस तरीके के हालात महाराष्ट्र में देखे जा रहे हैं कि कौन कब किस तरफ चला जा रहा है, पाला बदल ले रहा है,
कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल। अभी भी अगर महायुति की बात करें तो यहाँ पुणे की सीट है जिस पर असमंजस की स्थिति है। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र निकाय चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हमेशा से रोचक हो जाता है और इसकी एक सबसे बड़ी वजह के लिहाज से देखा जाए तो खास तौर पे बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर पालिका है। 50,000 करोड़ से ज्यादा का बजट, जो शायद राज्यों का टोटल बजट भी नहीं होता। अब इसीलिए बीएमसी सिर्फ नगर निकाय नहीं है, सत्ता का पावर सेंटर होता है और इसी वजह से देखिए बीएमसी को पावर, मनी, कंट्रोल हर लिहाज से देखा जाता है। अब आप देखिए सीट शेयरिंग अंदर की कहानी है। बीजेपी का 137 सीट पर लड़ना ये दिखाता है कि पार्टी खुद को मुंबई में लीडिंग फोर्स मान रही है। शिवसेना जो शिंदे वाला है वो 90 सीटें देकर पार्टी को अस्तित्व की लड़ाई में एक स्पेस दिया गया है उसको, लेकिन ये फॉर्मूला मुंबई तक सीमित है। पुणे, नासिक, नागपुर में यही फॉर्मूला जो है फेल होता दिख रहा है। तो बेसिकली जो डिबेट का विषय है वो ये है कि क्या महायुति सिर्फ नाम के लिए एकता है, क्योंकि आप देखिए जहां फायदा नजर आ रहा है वहां एक अलग कॉम्बिनेशन है, जहां अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिहाज से जिसका आप जिक्र भी कर रही थी कि आईपीएल की मैच की तरह नजर आ रहा है। दूसरा आप स्ट्रेटेजी देखिए, यूपी में होते हुए भी बीएमसी में एनसीपी का अलग चुनाव लड़ना, ये साफ संकेत देता है कि अजीत पवार ग्राउंड लेवल पर स्वतंत्र ताकत दिखाना चाहते हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। बीएमसी में हार जीत से ज्यादा अजीत पवार की नजर 2029 की लंबी राजनीति पर है। और आप मानिए कि अभी भी जो चुनाव हो रहा है इसको 2029 के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है और बीएमसी तो हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण लिहाज से देखा जाता है। अब स्टेट में तो आपका अलायंस है, लेकिन सिटी में आपकी फाइट आमने सामने है। तो वही बात है कि आईपीएल की मैच की तरह कौन किसके हिसाब से कहां खेल रहा है। दूसरा आप देखिए कि कांग्रेस ठाकुर गुट और शरद पवार गुट कई शहरों में लोकल समीकरणों में उलझे हैं। अमरावती में गठबंधन है, नासिक में मतभेद है, कहीं दोस्त तो कहीं मुकाबला नजर आ रहा है। यही एनडीए की सबसे बड़ी कमजोरी है। अब देखिए राज्य में तो साथ है लेकिन शहरों में अलग अलग चाल चल रही है। तो यही महाराष्ट्र की राजनीति की अभी चरित्र नजर आ रहा है। अब आप देखिए कि पिंपरी चिंचवाड़ सिर्फ नगर निगम नहीं है, ये जिस लिहाज से आप देखें वो बेहद खास हो जाता है कि ये पावर शो के लिहाज से है। जो पवार परिवार है वो एक मंच पर आना उनका सिर्फ स्थानीय गठबंधन नहीं है, ये संदेश देता है कि परिवार भी साथ, वोटर भी साथ। और यही कारण है कि इसे राष्ट्रीय राजनीति का ट्रेलर की तरह भी लोग वहां पर उसको कह रहे हैं। तो पवार फैमिली जो रीयूनाइट हो रही है पॉलिटिकली, इसके क्या मायने हैं इसको भी डिकोड किया जा रहा है। अब पुणे का अगर जिक्र करें तो महायुति के लिए सबसे बड़ा टेस्ट है यहाँ पर 165 सीटों में पुणे महानगर पालिका बीजेपी वर्सेस शिंदे शिवसेना की जो खींचतान है। बीजेपी 15-16 सीट ऑफर कर रही है और शिवसेना 25 सीटों पर अड़ी है। अगर समझौता नहीं होता तो सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। तो मुंबई में तो समझौता है लेकिन पुणे में अभी भी राजनीतिक जंग जारी है। ये अपने आप में क्या कुछ कहता है। अब आगे ये देखना होगा कि क्या पुणे में महायुति टूट जाएगी। एक बड़ा सवाल है कि क्या पिंपरी और चिंचवाड़ा मॉडल पुणे में भी लागू होगा। क्या निकाय चुनाव के बाद नए गठबंधन बनेंगे, नए समीकरण होंगे और 2029 से पहले पवार जो फैक्टर है पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा। ये बहुत सारी बात है। अंततः मैं ये कहना चाहूंगी कि महाराष्ट्र की राजनीति में दोस्ती स्थायी नहीं है, फायदा स्थायी होता है। ये तो पॉलिटिक्स के लिए भी कहा जाता है, लेकिन निकाय चुनाव सिर्फ पार्षद चुनने की लड़ाई नहीं है, ये भविष्य की सत्ता का ट्रेलर नजर आ रहा है। बिल्कुल अदिति, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल अपडेट के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सत्यप्रकाश भी इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, आप देखिए कि जिस तरीके के समीकरण देखे जा रहे हैं, क्या जनता इस पर क्या फैसला आगे लेगी, क्योंकि 29 की बात भी यहां पर हो रही है, लेकिन शहरों में अलग अलग हैं, राज्य में आप एक हैं, तो इस तरीके के जो मतभेद हैं इसका आने वाले राज्य के चुनावों पर कितना प्रभाव पड़ेगा? चुनाव को लेकर जो आपकी पार्टियों के मतभेद थे वो आज आखिरी दिन है, क्योंकि आज जो है आखिरी दिन का नामांकन होने जा रहा है। तो यानी कि जो बैठकें भी वो पूरी रात चली है उसमें जो फैसला होना था वो लगभग हो गया है। देखिए
बिल्कुल ठीक है सत्यप्रकाश, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत है, लेकिन साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि ये सिर्फ अपने अपने वर्चस्व की जंग है। एक तरह आप देखिए, ठाकरे परिवार जो एक समय में एक दूसरे के ध्रुवविरोधी रहे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे आखिरकार एक मंच पर आते हैं और साथ में अपने परिवार की एक जो लेगेसी रही है उसे आगे लेकर चलने की बात करते हैं। और दूसरी ओर पवार परिवार की बात करें तो अजीत पवार, शरद पवार में किस तरीके की टूट हुई वो सबने देखी और उसके बाद एक बार फिर से वो एकजुट होते नजर आ रहे हैं।